गोल्ड कितना अच्छा लगता है ना, सुनना भी कितना अच्छा लगता है ना गोल्ड। आज मैंने ना पहली बार ऐसे टॉपिक की लिस्ट बनाई है, ऐसे रफ में लिखा है कि मैं क्या क्या आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले सुन लीजिए क्या हो रहा है गोल्ड में, क्यों हो रहा है, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तीसरा, आपको एज अ इन्वेस्टर क्या करना है, ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करना है, गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना है, फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, जो कर रहे हो उस पर टैक्स कितना लगता है, और मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ ये भी डिस्कशन करूंगा। गोल्ड को हेज क्यों बोला जाता है अगेंस्ट द इक्विटी, ये भी आपके साथ जो है वो डिस्कशन करूंगा। तो बस आपने क्या करना है, अब आपने एज अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल बस इस वीडियो को पूरा देखना है, सुनना है, और आपको कोई भी डाउट आए, एक भी डाउट आए, वो कमेंट बॉक्स में पूछना है। आपके हर कमेंट को मैं पढ़ता हूं और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे और डिस्कशंस करने के लिए। तो आज गोल्ड पे सारी चर्चा होने वाली है। बस आप इससे अगर कुछ सीख के अगर अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए तो मेरा भी जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन अवर टॉक अबाउट गोल्ड। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये गोल्ड में चल क्या रहा है। गोल्ड चल रहा है जी। गोल्ड में क्या चल रहा है मैं आपको ना वृंदा ये स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अगर आप ये देखें तो मैंने यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ, निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज का एक स्क्रीनशॉट लिया है, और मैंने इसमें जो टाइम फ्रेम डाला है वो डाला है अभी 1 वीक का। और 1 वीक में अगर आप देखें तो लगभग 5.11% का जो है वो जंप यहाँ पे नजर आया है एक हफ्ते के अंदर, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो ये देखो, ये जो बिल्डिंग खड़ी हुई है ना, ये एक दिन में 3% 3% का जंप दिखा, और आज भी जो है वो गोल्ड लगभग 1.5-2% ऊपर है एग्जैक्टली। तो मतलब अभी मार्केट के बंद होने के बाद पता चलेगा। तो अगर एक लाइन में पूछें तो हो क्या रहा है, आंसर इज गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सो आपने ये तो दिखा दिया कि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, बट उसके पीछे का कारण क्या है? हाँ, बहुत सिंपल है। कुछ लगभग हमारे पास 4 कारण निकल के आते हैं, राइट। Okay. और मैं बिल्कुल ना एकदम एकदम लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। सबसे पहला रीज़न क्या है, डॉलर जो है वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। और जब डॉलर वीक होता है ना तो गोल्ड के प्राइसेस जो है वो हमेशा ऊपर जाते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। डॉलर नीचे जाएगा तो हमारा गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा, और अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड जो है वो हमारा नीचे आएगा, राइट। अब एक रिटेल इन्वेस्टर अगर ये जानना चाहता है कि भाई ये भी क्यों है, ये रिलेशन क्यों है, तो देखो गोल्ड की जो कीमत है ना वो हमेशा डॉलर के टर्म्स में लगाई जाती है, राइट। डॉलर जब कम होता है तो बाकी कंट्रीज देख रही होती है, अरे डॉलर कम हो गया, यानी कि भाई उनके लिए गोल्ड की कीमतें कम हो गई। और जब किसी चीज़ की कीमत कम हो जाती है तो क्लास 11th-12th की इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई के चैप्टर में क्या पढ़ाया जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। और जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो फिर से वहीं पे क्या पढ़ाया जाता है, उसके प्राइजेस भी जो है वो बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल रिटेल आदमी के लिए अगर मैं बोलूं, जब जब डॉलर वीक होता है तब तब ऐसा देखा गया है कि गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि गोल्ड की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, डॉलर के वीक होने से उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो ऊपर जा रहा है। सो आपने फर्स्ट रीजन तो बता दिया, आपने बोला 4 रीजंस हैं, व्हाट इज द सेकंड रीजन? आइए सेकंड रीजन भी देख लेते हैं हमारे पास क्या है। सेकंड रीजन बहुत सिंपल है, जो यूएस की बॉन्ड्स की यील्ड है, सब आम भाषा में जो यूएस की बॉन्ड पे आपको जो है वो एक तरह से रिटर्न मिलता है, रिटर्न बोल लो, यील्ड ना बोल के आप रिटर्न बोल लो, वो नीचे आया। अब जब वो नीचे आता है तो लोगों को लगता है भैया सेफ रिटर्न मिलना यूएस बॉन्ड्स में जो है वो कम हो गया है, तो भागो। किस तरफ भागो, गोल्ड की तरफ भागो। तो जब जब आप देख रहे हैं दोनों ही रीजन अभी तक कौन से आए जिनसे गोल्ड की डिमांड जो है वो बढ़ रही है, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, उसका प्राइस बढ़ेगा। अगेन मैं इसको बहुत कॉम्प्लिकेट भी कर सकता हूँ, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि एक आम आदमी समझ जाए कि भाई एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कैसे देखना है। तो यूएस की बॉन्ड की यील्ड्स को भी आप लोग देख सकते हैं, जब जब ये गिरेगी यानी कि लोगों को सेफ पैसा कम मिलना शुरू हो जाएगा, या सेफ रिटर्न जो है वो कम मिलने शुरू हो जाएंगे, और वो किस तरफ भागेंगे, गोल्ड की तरफ भागेंगे, डिमांड बढ़ेगी और गोल्ड का प्राइस भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये हो गए हमारे 2 मेन रीजन, नंबर 1 डॉलर वीक, नंबर 2 यूएस बॉन्ड्स का जो यील्ड है या रिटर्न है वो कम हो रहा है, नंबर 3 ये सारा कुछ ना ट्रम्प का करा धरा है, वो क्या है, यूएस की जो इकोनॉमी है ना भाई, वो सिग्नल क्या दे रही है, वो सिग्नल ये दे रही है कि उसे सीपीआर की जरूरत है, वो इस समय हाफ रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको उनके एम्प्लॉयमेंट डेटा से मिल जाएगा, जहां वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 80,000 जॉब्स बननी चाहिए, वो बनी तो नहीं बल्कि 23,000 जॉब्स जो हैं वो चली गई, राइट। अब इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या है, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट ये है कि यूएस या बोल लीजिए फेड जो अपने रेट्स हैं वो 2 चीज़ें कर सकता है इस समय, इंक्रीज तो वो बिल्कुल नहीं करेगा, हाइपर इन्फ्लेशन होने के खतरा चला जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, या तो वो उसको
स्टेबल रखेगा या फिर वो उसको रिड्यूस करेगा। और जैसे ही फेड इन रेट को स्टेबल रखेगा या फिर कट करने की बात करता है, अभी हुआ कुछ नहीं है, लोगों की ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन है कि भाई यहाँ से यूएस की इकॉनमी वीक लग रही है तो फेड जो है अपने रेट्स को जो है या तो स्टेबल रखेगा या फिर नीचे लाएगा। अब फिर से जब रेट स्टेबल होंगे या नीचे होंगे, यानी कि आपको जो एक तरीके से सेफ रिटर्न्स मिलते थे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब लोग क्या चाहेंगे, भाई हम चलते हैं, हम देखो पता है क्या होता है वृंदा, इस बात को समझो, पैसा बहुत अपॉर्चुनिस्टिक होता है, बहुत वो नहीं, उसकी कोई फीलिंग नहीं है अरे यार मैं तो गोल्ड में, मैं यूएस बॉन्ड में इन्वेस्टेड रहूंगा, नहीं, उसकी ये फीलिंग नहीं है। उसे ये दिखा कि यूएस बॉन्ड में कम यील्ड मिल रही है, चल भाई कट ले सीधा। उसे जिस दिन दिखेगा भाई डॉलर बढ़ रहा है या फिर यूएस की इकॉनमी ऊपर जा रही है या सेफ रिटर्न्स ऊपर आ रहे हैं, तो पैसा क्या बोलेगा, चल भाई इधर निकल ले। तो पैसा क्या भाई, कोई भाई बाप नहीं है, कोई उसकी जो है कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। पैसे की सिर्फ रिश्तेदारी एक चीज़ से, वो है रिटर्न से। और अपॉर्चुनिस्टिक पैसा है ये। जितने भी बड़े लोग पैसा लगा रहे होते हैं ना, वो इमोशनल नहीं होते। एक आम आदमी जो है वो इमोशनल होता है, हाय मैंने गोल्ड खरीद लिया, अब नहीं बेचूंगा मैं इसको। अब वो नहीं सोचते, बड़े लोग जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो नहीं सोचते भैया गोल्ड खरीद लिया, उसमें मैंने उसको स्केल अप कर लिया, उससे मैंने रिटर्न कमा लिया, बेचो, अब कहीं और देखना है क्या करने का है। सो तीसरा रीजन जो मैंने आपको बताया वो ये कि यूएस की इकॉनमी जो है वो बहुत वीक दिख रही है, और इस वीक दिखने की वजह से अगेन रेट कट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, और या फिर स्टेबिलिटी इन द रेट एक्सपेक्ट की जा रही है। ऐसा नहीं दिख रहा कि रेट्स बढ़ेंगे, सेफ रिटर्न्स कम हो रहे हैं, तो फिर से हम लोग किसकी तरफ भाग रहे हैं, गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं। राइट। सो आपने अभी भी 3 रीजंस बताए हैं, चौथा भी बाकी है, तो वो चौथा रीजन क्या है? वो भी भाई साहब यूएस से रिलेटेड ही है, और इस बार जो है वो चौथा रीज़न यहाँ पे निकल के आता है सबसे खतरनाक, और वो है यूएस का अपना डेट, यानी कि यूएस का उधार, जो लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर को जो है वो क्रॉस कर चुका है, राइट। और ये 40 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस होते ही क्या हो रहा है, देखो पूरी कहीं भी कोई भी मार्केट हो ना, विश्वास पे चलती है, राइट, ट्रस्ट पे चलती है, कॉन्फिडेंस पे चलती है। अब जब इतना इतना जो है वो डेट दिख रहा है यूएस के ऊपर, तो लोगों का डॉलर पे से विश्वास थोड़ा सा घट रहा है। अभी आप देख रहे हो चारों फैक्टर डॉलर को बुरी तरह से हर्ट कर रहे हैं, और इसी की वजह से अगेन जब डॉलर से विश्वास हट रहा है तो सेफ चीज़ क्या है, गोल्ड है, तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बढ़ने वाले हैं, राइट, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमने लिस्ट बनाई थी। नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया क्या हो रहा है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया क्यों हो रहा है। अब हम देखेंगे ETF, म्यूचुअल फंड, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड। तो मैं बोलूंगा वीडियो में बने रहिएगा, टैक्सेशन वगैरह सब आने वाला है, और आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, चारों रीजन की समरी आप भी चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो एक इंडियन इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं तो वो अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड कैसे ले सकता है? बिल्कुल, चलो मैं आपको बताता हूँ हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, बल्कि मैं ना इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में लेना चाहूँगा वृंदा। नंबर 1, हाउ यू शुड बाय गोल्ड इन इंडिया। नंबर 2, मैं आपसे ये भी डिस्कशन करना चाहूँगा हाउ मच यू शुड हैव इन योर पोर्टफोलियो, राइट। और तीसरी बात कि भाई ये जो हम गोल्ड को हेज बोलते रहते हैं, ये इसका मतलब क्या है कि गोल्ड इज हेज अगेंस्ट इक्विटी, और आपके पोर्टफोलियो में हेजिंग का काम करता है। और जब हेजिंग का काम करता है तो हम सारा ही क्यों ना खरीद ले भाई, हम हेज को लेकर बैठ जाएं फिर हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि आप एज अ इंडियन इन्वेस्टर, एक आम इंडियन इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को कैसे रख सकता है। सो मेरे पास ना कुल मिला के 4 ऑप्शन जो है यहाँ पे निकल के आते हैं, राइट। एक और ऑप्शन भी है, मैं वो फॉलो नहीं करता हूँ तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा, राइट, या मैं उसको सीखूंगा कभी तो मैं डेफिनेटली आपसे बात करूँगा उस बारे में। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारे पास गोल्ड के ETF, बल्कि मैं ऐसे शुरू करता हूँ फिजिकल गोल्ड। जाके आपने भाई साहब सुनार की दुकान से गोल्ड खरीद लिया, फिर करते हैं डिजिटल गोल्ड, फिर हम करते हैं म्यूचुअल फंड्स, और फिर हम करते हैं ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया था। देखो फिजिकल गोल्ड अगर आप उसको सेफली रख सकते हो एंड यू आर कंफर्टेबल विद इट, प्लीज गो एंड बाय इट। बट याद रखें उसमें आप फिजिकल गोल्ड जब लेते हैं, लीगली जब लेते हैं, तो उसके अंदर कुछ 2-3% और चार्जेस वगैरह जो है वो ऐड हो जाते हैं। आई थिंक आपको उसके थोड़ी ज़्यादा आइडिया है, क्या थॉट्स हैं उस पर, थोड़ा सा बताओ। इवन हम जब कॉइन लेते हैं तो उस पर भी 5% का मेकिंग चार्ज होता है, प्लस 3% GST होता है, राइट। तो ये तो आपके लगने ही लगने हैं, ये कभी आपको वापस भी नहीं मिलने, इवन इफ यू आर सेलिंग इट, राइट। एंड काफ़ी जगहों पे ये भी होता है कि जैसे कॉइन हमने लिया, कुछ पर्टिकुलर स्टोर्स हैं जहाँ से हम ले रहे हैं, तनिष्क है, तो 3% डाउन पे वो लोग वापस लेते हैं, तो वट एवर द प्राइस इज, आज आपने आज के प्राइस पे लिया,
इंक्रीज हो गया, राइट, बट जब आप बेचने जाओगे 3% डाउन पे वो वापस मान लो गोल्ड का वो कॉइन 1 लाख रुपए का था, लेकिन आप बेचने जाओगे तो 97,000 रुपीज का लेंगे। अच्छा, बट कुछ स्टोर्स ऐसे भी हैं जो 100% पे भी लेते हैं, लाइक एमएमटीसी। तो गाइज ये भी आप चेक कर लीजिएगा फिजिकल गोल्ड के बारे में, जो हमारी नॉलेज है वो शेयर कर रहे हैं हम फिजिकल गोल्ड में। मैं फिजिकल गोल्ड में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। एक तो मुझे स्टोरेज इशू बहुत ज़्यादा लगता है, और मुझसे सामान खोता बहुत है भाई, वो सिक्के छोटे छोटे से होते हैं, उधर रख के भूल गए भाई, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर टेंशन। और साथ में ये जो 3% वाली बात है, आई थिंक इसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं जो फिजिकल गोल्ड में करते हैं। और इवन आपको अगर कुछ पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिजिकल गोल्ड ओनली इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ कि आप उसे अच्छे से संभाल कर रख लेंगे। मुझे नहीं है, तो मैं फिजिकल गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। डिजिटल गोल्ड मैं इसको स्ट्रिक्टली सीधा नो बोलूँगा। वाई? क्योंकि सिंपली ये अनरेगुलेटेड है। मतलब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट अपडेट तो यही था कि भाई अनरेगुलेटेड है, कोई लीगल रिकोर्स नहीं है आपके पास। एंड मतलब इस तरह की चीज़ें ना बहुत सारी ऐप्स करवा रही हैं, और मैंने देखा है कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो कोशिश करें कि आप डिजिटल गोल्ड से तो बिल्कुल ही दूर रहें। एंड तीसरा ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड एंड ETF के बीच में। आई ऑलवेज प्रेफर ETF। वाई? ETF में अगर आप एक बार ज़रा देखेंगे तो आपको ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो जो है वो कम पड़ रहा होता है, प्लस बाइंग सेलिंग की जो है वो थोड़ी सी वृंदा, मुझे लगता है कि ईज़ ज़्यादा है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में एक और इशू है, मैं आपको वो थोड़ा सा हिंट दे के छोड़ रहा हूँ, बल्कि ETF में भी एक इशू है, मैं वही बताऊंगा। गोल्ड म्यूचुअल फंड ना आपको डबल एक्सपेंस रेशियो जो है उसके अंदर देना पड़ जाता है। तो आई विल मोटिवेट यू कि आप एक बार जो इनको स्टडी करें कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में डबल एक्सपेंस रेशियो क्यों आपको हिट कर जाता है। ETF में बस एक बात आपने ध्यान रखनी है, और वो है INAV। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप 10 रुपए की चीज़ को पहले ही 12 रुपए में खरीद रहे हो, राइट। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सोचिए, पहले ही आप 20% का जो है वो प्रीमियम पे कर रहे हो। 2 रुपए मतलब 20% हो गया, आप उसका प्रीमियम पे कर रहे हो। तो आप जब भी गोल्ड ETF बाय करें तो आपको हमेशा INAV जो है वो मेरे हिसाब से ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। नाउ वृंदा, मेरा प्रेफर्ड तरीका मैं बता देता हूँ। अंग्रेजी में हाथ तंग है, तो मेरा प्रेफर्ड तरीका भी क्या है? ETF है। आई ऑलवेज गो विद ETF। ETF हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, तो अगर आप डीमैट अकाउंट नहीं रखना चाहते तो सेकंड बेस्ट विल बी म्यूचुअल फंड, राइट। डिजिटल गोल्ड को हमने स्ट्रिक्ट नो बोल दिया। फिजिकल गोल्ड आपका पर्सनल चॉइस है कि भाई आप उसको मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, विल ट्राई कि हम आंसर कर दें, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें बतानी है। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, क्योंकि 4 मेन तरीके हैं। एक और तरीका भी है, चलो वही बता देता हूँ, कि आप गोल्ड बाय ना करके गोल्ड माइनिंग कंपनीज का स्टॉक बाय कर सकते हैं। आई डू नॉट गो फॉर दैट वे। वाई? मैं कभी नहीं जाता उस तरीके के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई, मैं उतना समय नहीं दे सकता है कंपनी के फंडामेंटल्स को जांचने में, राइट। तो अगर आप दे सकते हैं, दैट्स फॉर यू, और वहाँ पे शायद आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न भी मिल जाए। एंड बस ये मत करिएगा कि यूट्यूब पे 4 वीडियो देखी, बेस्ट गोल्ड माइनिंग कंपनी कौन से, उसमें इन्वेस्ट कर दे, ये सब मत कीजिएगा। अगर आप कर सकते हैं वेरी गुड, नहीं तो आपके पास गोल्ड में डायरेक्ट एक्सपोजर लेने का ये 4 तरीके जो है वो निकल जाते हैं। यस, सो हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि हमें कैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अब कितना करना चाहिए एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में, उस पर क्या कहना है? ओके, तो बहुत बहुत सिंपल है। मतलब अगर मैं टेक्स्ट बुक नॉलेज दूं और वो नॉलेज सही भी है, राइट, तो ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो में ओवरऑल जो आपका, मैं ऐसे बोलूँगा, जो आपके बड़े गोल्स हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जिसमें आपका रिटायरमेंट गोल आ सकता है, जो भी गोल आपके 15 साल वाले गोल हैं, मतलब जिनमें आपके पास लंबा समय है, उसमें आपका गोल्ड 10 to 15% के आसपास आप लोग जो है वो रख सकते हैं, राइट। अब ऐसा क्यों है, राइट? ये 10 से 15% का नंबर क्यों बोला जाता है? तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि भैया गोल्ड जो होता है ना, वो एक तरीके से हेज होता है अगेंस्ट दी इक्विटी। अब हेज का मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। जब भी आपको गोल्ड को कोई बोले ना कि हेज होता है, कोई बता नहीं रहा कि हेज का मतलब क्या है। हेज का मतलब ये भैया, गोल्ड और इक्विटी में नेगेटिव कोरिलेशन है। मतलब ये वृंदा, जब इक्विटी ऊपर जाता है तो गोल्ड या तो शांत रहता है या तो नीचे जाता है, और जब इक्विटी नीचे जाता है तो गोल्ड जो है वो आपको जनरली स्पीकिंग ऊपर वाले रिटर्न्स जो है वो दे रहा होता है। ये नेगेटिव कोरिलेशन क्यों है? बहुत सिंपल सी बात है, ये भी समझ लो। देखो, इक्विटी नीचे जा रहा है यानी लोगों का विश्वास जो है वो बिजनेसेस पे से खत्म हो रहा है। लोगों को लग रहा है भैया सब गड़बड़ होने वाला, सब तबाह होने वाला, सब एकदम दंगे वंगे हो जाएंगे, भाग जाओ यहाँ से छोड़ के। कहाँ भागेंगे? पैसा लेके कहीं तो जाएंगे। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कहीं तो लेके जाएगी। तो भाई वो फिर कहाँ ले आते हैं पैसे को? गोल्ड के अंदर ले आते हैं। फिर वही कहानी, गोल्ड पे लाते हैं, गोल्ड पे डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है, तो आप लोगों को गोल्ड हेज दे देता है। अब इससे होता क्या है? इसी को तो डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन बोलते हैं। इससे होता ये है कि आपका पोर्टफोलियो अगर सिर्फ इक्विटी में, प्योर इक्विटी में, तो बहुत जोर से गिरेगा मार्केट गिरने पर, धड़ाम।
ACL टूट सकता है, राइट। लेकिन अगर आपके पास जो है वो गोल्ड है या और एसेट क्लासेस भी हैं, जैसे रियल एस्टेट भी है, गोल्ड भी है, राइट, आप और भी चीज़ें रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो आपका पोर्टफोलियो इतने झटके से नहीं गिरता है। आपका पोर्टफोलियो गिरता है बट वो अपने आप को संभाल लेता है, वो इतना ज़्यादा नीचे जो है वो नहीं जाएगा। और इसलिए बोलते हैं कि भैया आपके पास इक्विटी, आपके पास रियल एस्टेट, आपके पास गोल्ड, आपके पास डेट, जब ये सारे एसेट्स होते हैं ना, तो इनके बीच में जो नेगेटिव कोरिलेशन होता है, वो कोरिलेशन आपके पोर्टफोलियो को बचा लेता है। राइट। जनरली ये देखने को मिलता है कि जब वॉर हो, कोई भी अनसर्टेनिटी है, तो गोल्ड बढ़ रहा होता है। एग्जैक्टली। बट अगर हम थोड़े टाइम पहले की बात करें तो गोल्ड गिर रहा था, ऐसा क्यों? तो ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। और गोल्ड को सेफ हेवन भी लोग बुला देते हैं कि भाई वॉर चल रहा है या अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा, तो लोग किसकी तरफ भागते हैं? गोल्ड की तरफ भागते हैं। फिर वही बात, गोल्ड की तरफ भागते हैं, गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाता है। बट आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, अभी हम एक बहुत ही बड़े जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को जो है वो अपने सामने देख रहे हैं। यूएस एंड ईरान का जो है वो वॉर चल रहा है और उसमें बहुत सारे लोग और भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे देश और भी इन्वॉल्व है। और ऐसी स्थिति में गोल्ड बढ़ने की जगह पे गिर रहा था एंड एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि मैंने तो इसलिए लिया था भाई इक्विटी के अगेंस्ट हेज है, इक्विटी गिरेगी तो गोल्ड बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो मुझे दोहरी मार जो है पड़ रही है। तो ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा था? अगर आप ध्यान से देखें, जो भी हमने रीजन डिस्कस करें, डॉलर, हमारा तो नहीं, यूएस वालों का डॉलर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? स्ट्रांग हो रहा था। अब जब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो लोग कहते हैं भैया गोल्ड को छोड़ो, डॉलर को पकड़ो। रीजन नंबर 1। दूसरी बात, आपने देखा कि गोल्ड में ना अभी रिसेंटली बहुत बड़ी लंबी चौड़ी रैली आई थी, बहुत जबरदस्त रैली आई थी। तो हर एसेट क्लास जब भी एकदम तेज भागता है ना, तो उसे कूल डाउन होना ही पड़ता है। एंड यू नो देयर आर पीपल जो शायद लीवरेज पोजीशन में बैठे हों, उधार लेके जो है वो उन्होंने गोल्ड में उस समय इन्वेस्ट किया होगा, अब उन्हें दिख रहा है इतना सारा प्रॉफिट बन गया है मेरा, तो उस प्रॉफिट को बुक करना चाह रहे हैं और गोल्ड की सेलिंग जो है ज़बरदस्त हो रही थी। तीसरी चीज़, जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके भी, अगर मैं गोल्ड बाइंग के पैटर्न को देखूं, आप लोग इसको सर्च भी कर सकते हैं, तो एक स्लो डाउन हमें देखने को मिला था। अदरवाइज सेंट्रल बैंक जो है वो रेगुलरली गोल्ड बाय कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, बट अगर मैं कंपैरेटिवली देखूं तो क्या हुआ था, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आपको देखने को मिला था। और एक आपको खास बात बताऊं, गल्फ नेशंस को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। अगर आप गल्फ नेशंस की बात करें तो भाई वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? वो जनरली जो है वो ऑयल पे डिपेंडेंट होते हैं, उनकी इकॉनमी। और ऑयल के हालात हमें पता है कि इस समय कितनी वोलेटिलिटी चल रही थी। ये वर्ड भी मैं अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ, किसी ने टोक भी दिया था, वोलेटिलिटी, राइट। कितनी वोलेटिलिटी जो है वो चल रही थी, तो वो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो उस समय गोल्ड के प्राइसेस पे हमें देखने को मिला था, राइट। तो कुल मिला के ये कुछ 3-4 फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया, इनके चलते आई शुड से जो गोल्ड के साथ होना चाहिए था वॉर की सिचुएशन में, वो नहीं हुआ, उसका उल्टा हुआ। और गोल्ड हेज ना बन के गोल्ड भी जो है वो आपकी उस एसेट क्लास की तरह बिहेव कर रहा था, इक्विटी एसेट क्लास की तरह जो वो बिहेव कर रहा था। राइट। सो अभी आपने बताया था कि आप यूजुअली प्रेफर करते हो कि ETF से इन्वेस्टमेंट करना फॉर गोल्ड, बट और भी कोई तरीका है जिसको आप प्रेफर करते हो? तो यस, हमारे पास मतलब मैं जनरली जो है वो ETF को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, बट एक समय था जब SGB नाम की भी एक चीज़ आया करती थी। और एक और तरीका है, पहले मैं आपको एक्चुअल में अपनी इन्वेस्टमेंट भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखेंगे तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, राइट, और आप बिल्कुल आज का ये स्क्रीनशॉट है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मेरे पास एक गोल्ड बीज, दिस इज़ ETF, राइट, 90 रुपये की एवरेज जो है वो चल रही है। दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और अभी मुझे 44% के आसपास का गेन है, जिसमें लगभग 4-5% का गेन जो है वो अभी में आया है, राइट। ये मेरी सबसे लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट थी गोल्ड में, राइट। उससे पुरानी अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो मेरे पास SGB है, और SGB आप देखेंगे मैंने 10,71,000 के आसपास का परचेज़ किया था, अभी 31,58,000 के आसपास चल रहा है। आई एम हैप्पी, मैं यही बोल सकता हूँ। ऐसे ही पुरानी मैंने कुछ और भी गोल्ड ETF ले रखे थे, 6,90,000 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट करे थे, दैट इज़ 19,64,000 रुपीज़, ओके। और भी मेरे पास गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक तरीके से है, वो है माई इन्वेस्टमेंट इन दी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसे आप बोल सकते हैं, राइट। तो इसके थ्रू भी जो है मेरा थोड़ा बहुत गोल्ड में एक्सपोजर होगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दी फंड मैनेजर एंड आई डोंट चेक कि भाई अरे बताओ भाई कितना इन्वेस्ट कर रखा है गोल्ड में। यस, इन्होंने कुछ ना कुछ गोल्ड में जो है पोजीशंस जो ले रखी होंगी, वही मेरी पोजीशंस आप और समझ सकते हैं। अगर मैं ऐसा मान लूँ उस फंड में मैंने बहुत अच्छा अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर रखा है, तो अगर उसमें 5-10% भी है तो इट इज़ अराउंड 15 to 30 lakhs के आसपास आप मान सकते हो, शायद उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये मेरी ओवरऑल जो है वो इन्वेस्टमेंट है। मैं धीरे धीरे, अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि मैं गोल्ड में 2022-23 में आना मैंने शुरू किया था, एंड आप देख रहे हैं जो SGB बाय किया है या निपॉन के ETF बाय करें, उसी समय के बाय किए हुए हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैंने अभी बाय किया था, और वो मल्टी एसेट फंड के थ्रू। तो ग्रेजुअली आई एम गोइंग टू इंक्रीज दी एक्सपोजर इन गोल्ड, जैसे जैसे मेरे को समय सही लगता जाएगा मैं उसे धीरे धीरे टाइमली मैनर में जो है वो इन्वेस्ट करता जाऊंगा। सो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन्वेस्टर्स को
कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या कितना पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर है, बट एक इन्वेस्टर को क्या नहीं करना चाहिए, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। और अब होंगी गलतियाँ। गलतियाँ क्या होगी? नंबर 1, सबसे पहले आओ देखो ना ताओ ना देखो भाव, जाके गोल्ड में पैसे लगाओ। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक कि अगर आप इस समय ऑल इन जाने की सोच रहे हैं गोल्ड में, आपको अभी बहुत वीडियोस मिलेंगी जो बोलेंगी रैली आने वाली है, बम फूटने वाला है, गोल्ड ही गोल्ड होगा, हर चीज़ में भाई साहब गोल्ड ही गोल्ड होगा। प्लीज़ ऐसी हरकतें मत कीजिए। दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस गेम इज़ नॉट फॉर यू। ऑल इन मत जाइए। आप डिसाइड कीजिए आपके पोर्टफोलियो में आप कितनी एलोकेशन चाहते हैं। उस एलोकेशन का आप ये डिसाइड कीजिए कि आप वो एलोकेशन कैसे चाहते हैं, ईटीएफ के थ्रू या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू या फिजिकल गोल्ड के थ्रू, और आप उस एलोकेशन को अचीव करने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ नॉट द टाइम कि भाई आपने ट्रक में पैसे भरे और बहुत ले आ सारा सोना सब मुझे दे दे। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, और ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने गोल्स को लेके, इन्वेस्टिंग को नहीं, अपने गोल्स को लेके अगर आप सिंसियर हैं, सीरियस हैं, आप चाहते हैं वो अचीव हों, आप डिसबैलेंस ना कर दें गाड़ी को, तो आप ऐसा कभी मत कीजिए। ऑल इन कभी भी किसी भी एसेट क्लास पे मत जाइए, राइट। दूसरी चीज़, आपने काम जो भी नहीं करनी है, एक तो ऑल इन नहीं जाना है, आप इसे सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। महीने में आप फिजिकल गोल्ड थोड़ा थोड़ा करके बाई कीजिए, या फिर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कीजिए, या फिर आप ईटीएफ में हर महीने कुछ कुछ अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपने लीवरेज नहीं करना है, यानी कि आपने उधार लेके जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना है गोल्ड के अंदर, राइट। तीसरी चीज़, भाई गोल्ड को आपने अपना कोर पोर्टफोलियो नहीं बना लेना है, राइट। क्योंकि अगर आप गोल्ड की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे ना, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब शुरू में इन्वेस्टिंग के बारे में बात करता था तो किसी व्यक्ति ने ही बोला था कि गोल्ड लंगड़ा घोड़ा होता है। लंगड़ा, वो भागता है फिर रुक जाता है, भागता है फिर रुक जाता है, भागता है फिर रुक जाता है। तो गोल्ड में ना आपको बहुत शार्प ऐसे रैलीज देखने को मिलेंगी, फिर वो आराम से थोड़ी देर म्यूटेड रहेगा, नीचे भी आता रहेगा। और ये जो पीरियड है ना, ये पीरियड आपका 3, 4, 5, 10 साल तक का हो सकता है, और इसमें आपके पेशेंस भर भर के टेस्ट हो जाएंगे, भर भर के, राइट। और फिर वो अचानक से भागेगा। अब पता नहीं आपने यहाँ पे खरीदा या यहाँ पे खरीदा या यहाँ पे खरीदा, और आपने अगर यहाँ पे बेच दिया तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो महसूस होने वाली है, राइट। तो इसलिए आपने एक बात समझनी है कि आपने भाई गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में एक लिमिटेड परसेंटेज तक रखना है, जस्ट टू मेक इट श्योर कि आपका पोर्टफोलियो, वो जो मैं आपको बोल रहा था कि एकदम नी जक रिएक्शन आए आपके पोर्टफोलियो में, आपका पोर्टफोलियो संभल जाए जब इक्विटी गिरे। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 बातें अगर आप ध्यान रख लेते हैं, आई थिंक यू आर सॉर्टेड, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपने सारी कैटेगरीज तो बता दें कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, बट यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जानना, दैट इज टैक्सेशन, कि कौन सी कैटेगरी पे क्या टैक्सेशन होता है। सो हम जो यहाँ पे बात करेंगे वृंदा, मैं आपको 2-3 कैटेगरीज पे डिस्कशन कर लेता हूँ आपके साथ। सो सबसे पहले तो आप ये समझो, जब आप गोल्ड को सेल करते हो तो आपका इनकम टैक्स का हेड कौन सा लगता है? आपके इनकम टैक्स में 5 हेड्स होते हैं, मैं जल्दी से बताता हूँ। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी बिजनेस वाला, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। तो हमारे पास जो हेड अट्रैक्ट होता है वो होता है कैपिटल गेन। मेरे अंदर का टैक्स का टीचर जाग रहा है, क्योंकि कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि अगर कोई भी कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफर किया तो आपकी इनकम कैपिटल गेन हेड में जो है वो टैक्सेबल होती है, एंड गोल्ड इज अ कैपिटल एसेट। ये भी बता दूं कि पर्सनल इफेक्ट्स आर नॉट कैपिटल एसेट, यानी कि आपके घर के भांडे टिंडे बर्तन, आपके घर का सोफा वगैरह जो है ये कैपिटल एसेट नहीं है, बट गोल्ड जो है वो कैपिटल एसेट होता है। और इसके ऊपर एक केस लॉ भी है कि अगर भाई किसी के पास गोल्ड के बर्तन है तो क्या होगा, वो कैपिटल एसेट होंगे नहीं होंगे, खैर उसमें नहीं जाते। तो बट जब आप गोल्ड को बेचते हैं तो क्या होता है, तो आप कैपिटल गेन हेड में जाते हो। अब कैपिटल गेन हेड में मेजरली आपको देखना है कि आपको जो गेन हो रहा है, या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो कब होता है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं गोल्ड ETF की, राइट, और मैं बात करूं फिजिकल गोल्ड एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड की, तो आपको समझना पड़ेगा कि ETF के केस में, और ये चीज़ें आप प्लीज़ एक बार चेक भी कर लीजिएगा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, क्रॉस चेक हमेशा कर लेना चाहिए भाई, हमेशा जो है वो ऑडिट कर लेना चाहिए। और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें सिखाया गया है कि इन गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट वी ऑडिट। तो गॉड पे विश्वास करो, बाकी चीज़ों को ऑडिट करो। नाउ ETF में अगर मैं आपको बताऊँ, शॉर्ट टर्म होता है अगर आपका पीरियड है अप टू 12 मंथ्स, राइट। यानी अगर आपने ETF को अप टू 12 मंथ्स रखा तो उसे हम क्या बोलेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, उसे बेचने पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और अप टू 12 मंथ्स आपके ये स्लैब रेट पे टैक्सेबल होगा, राइट। एंड आफ्टर 12 मंथ से लॉन्ग टर्म हो जाएगा, तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा क्या होगा। ऐसे ही फिजिकल गोल्ड एंड अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है गोल्ड का, तो उसके लिए बस ये जो पीरियड है ना ये चेंज हो जाएगा। अप टू 24 मंथ्स जो है आपका गोल्ड म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड का, आपका फिजिकल गोल्ड जो है वो शॉर्ट टर्म रहता है, यानी तब तक आप बेचोगे तो वो स्लैब रेट पे टैक्सेबल होगा। तो फर्क क्या है, ETF, फिजिकल गोल्ड और म्यूचुअल फंड में ETF में 12 महीने का पीरियड देखना है,
और फिजिकल गोल्ड और म्यूचुअल फंड में आपने 24 महीने का पीरियड देखना है। एंड प्लीज रिमेंबर दोनों पे ही आपका स्लैब रेट जो है वो टैक्सेबल होगा। एंड मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप भी इसको चेक कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, लड़िएगा मत कमेंट बॉक्स में। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपके पास उसके बोलने का सपोर्ट भी होना चाहिए। मैं जो ये बोल रहा हूँ मेरे पास सपोर्ट है, आप लोग भी अपना बता दीजिएगा। नाउ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर बात करें तो ETF हो तो उसमें आफ्टर 12 मंथ्स जो है अगर आप बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाता है। और फिजिकल गोल्ड और म्यूचुअल फंड में आफ्टर 24 मंथ्स जो है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाता है। अब इसमें टैक्सेशन में आपको बता दूं, यहाँ पे जो है वो टैक्सेशन होती है आपकी 12.5% से, और कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको जो है वो नहीं मिलता है। सो दिस इज द टैक्सेशन इन शॉर्ट। एंड जब भी आप कोई ऐसा बड़ा अमाउंट का कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो एक बार एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से जरूर चर्चा करें, ऐसा ना हो कि आपको कोई परेशान उसके बाद करने लग जाए। तो दिस वाज द टैक्सेशन ऑफ मेजर जो गोल्ड के हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल तरीके इन्वेस्ट करने के उनकी। सो ये था हमारा डिस्कशन गोल्ड के ऊपर। आई होप आपने इसको एंजॉय किया। कोई चीज़ हमसे रह गई हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आपसे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। कोई भी आपके पास इससे रिलेटेड नॉलेज वाली बात हो तो हमारे साथ जरूर 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 शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप लोग मेरे साथ म्यूचुअल फंड सीखना चाहते हैं, आप लोगों को पसंद आता है जिस तरीके से मैं आपसे बात करता हूँ, तो आप लोग हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सब आपको मिल जाएगा। जाइए, चेकआउट कीजिए और हमेशा के लिए हमारे साथ एक लर्निंग जर्नी में जुड़ जाइए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड यस, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू।